नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री कन्नी क्लासेस संगरिया पर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी वर्ण विचार पर, और वर्ण विचार के अंतर्गत हमने जाना कि वर्ण कहते किसको हैं और वर्ण जो है वर्ण के प्रकार कितने हैं। फिर हमने बात की थी कि स्वर किसे कहते हैं और स्वरों का जो वर्गीकरण है वह किस प्रकार रहता है। आज हम बात करेंगे वर्ण के दूसरे भाग व्यंजन की, कि व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन जो है व्यंजन का जो वर्गीकरण है वह किस प्रकार रहता है। तो चलिए दोस्तों अपने शुरू करते हैं व्यंजन। तो देखिए दोस्तों, हमने बात की थी कि जो वर्ण होते हैं वे ध्वनि को प्रतीक चिन्ह जब हम प्रदान करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और वर्ण के जो हमने प्रकार किए वह दो किए, जिसमें सबसे पहले हमने बात की स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। तो देखिए दोस्तों, स्वर जो है वह स्वतः उच्चारित होने वाली जो ध्वनियां हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, और स्वर हमारी हिंदी में 11 हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं व्यंजन की, कि व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन के वर्गीकरण पर। तो देखो दोस्तों, व्यंजन क्या है कि व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से। देखिए परिभाषा देखिए इसकी, कि स्वर की सहायता से उच्चारित वर्ण को व्यंजन कहते हैं। किसकी सहायता से? स्वर की सहायता से। कैसे? देखिए, अगर मैं यहां कै लिखता हूं और च लिखूं, ट लिखूं, पै लिखूं, अब जब भी हम क्या करते हैं, इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो जो अंत में ध्वनि आती है वह ए की आती है। किसकी? ए की। फिर अगर हम इन्हें स्वर रहित करें, क्या करें? स्वर रहित, तो अंत में हम देखेंगे कि ए ही आएगा। जैसे कैसे हम जब स्वर निकालते हैं बाहर तो यह रूप बनता है। इसी तरह से च को जब हम स्वर रहित करें तो इसका रूप इस प्रकार बनता है। तो कहने का अर्थ यह है कि स्वर की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो ये थी इसकी परिभाषा। अब देखिए दोस्तों कि जो व्यंजन होते हैं इन व्यंजनों का भी वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए दोस्तों, व्यंजन जो है, व्यंजनों का जो वर्गीकरण हम करेंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए जिस प्रकार से हमने स्वरों का वर्गीकरण किया था कि अलग अलग जो है उच्चारण स्थान हैं, किस तरह से उनको बोला जाता है, तो इस तरह ही इसी प्रकार जो है व्यंजनों का भी वर्गीकरण है। तो इसमें देखिए सबसे पहले इनकी संख्या की बात करते हैं अपने, कि जो व्यंजनों की संख्या होती है वह कितनी होती है। व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, देखिए व्यंजनों की जो संख्या होती है वह 33 होती है। कितनी? 33 होती है। किस प्रकार होते हैं 33? देखिए क्या होता है कि इसमें हमारे जो है 5 वर्ग होते हैं। पहले कितने? 5 वर्ग, और 5 वर्गों के अंतर्गत जो है 5 ही व्यंजन होते हैं। इस तरह इनकी संख्या जो है 25 हो जाती है। तो पहले देखते हैं अपने जो वर्ग हैं वह किस प्रकार रहते हैं। तो पहला जो वर्ग होता है वह कै वर्ग है, दूसरा जो वर्ग है वह च वर्ग है, तीसरा वर्ग है ट वर्ग, चौथा वर्ग तै वर्ग, और पांचवा वर्ग पै वर्ग। अब देखिए कै वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं। कै वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, ञ,
च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, न। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ढ, न। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। इस तरह हमारे जो है ये 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन। तो इस प्रकार इनकी जो संख्या होती है वह 25 हो जाती है। कितनी? 25। फिर देखिए आगे जो है, आगे हमारे जो आगे हम व्यंजन की बात करें तो य, र, ल, व। ये देखिए इनको वर्गों में शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इसमें जो है 5 व्यंजन नहीं है। क्या नहीं है? 5 व्यंजन नहीं है, इसलिए इनको वर्गों के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। तो फिर इन्हें क्या कहते हैं? देखिए इन्हें जो है अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कौन से? अंतस्थ व्यंजन। क्यों कहते हैं अंतस्थ व्यंजन? क्या होता है कि ये जो व्यंजन है वह स्वर और व्यंजन के मध्य की ध्वनियां हैं। इनका जो उच्चारण होता है वो स्वर और व्यंजन के मध्य का होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और इनकी जो संख्या है वह कितनी? 4। इनकी संख्या कितनी? 4। फिर आगे जो है हमारे पास आते हैं श, स, श, ह। ये इन्हें क्या कहते हैं? देखिए इन्हें जो है ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन। क्यों कहते हैं इनको ऊष्म व्यंजन? वो इसलिए कहा जाता है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं श, श, स, ह का, तो हमारे जो मुख से जो है ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी गर्म जो है वायु बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और इनकी जो संख्या है वह कितनी? 4 है। कितनी? 4। फिर देखिए आगे हम बात करें कि जो हमारे ये 3 श हैं इनका भी क्या है? उच्चारण स्थान अलग अलग है। तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है, जिसमें जो हमारा पहला श है इसका जो उच्चारण स्थान है वह तालव्य है। कौन सा? तालव्य। जब हम पहले श का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीवा जो है वो तालव्य को स्पर्श करती है, इसलिए इसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। दूसरा जो श है वह मूर्धन्य श है। कौन सा? मूर्धन्य श। इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वह क्या करती है? मूर्धा भाग को छूती है, इसलिए इसे मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। फिर जो तीसरा है, तीसरा जो स है वह दंत्य स है। कौन सा? दंत्य। क्या होता है दंत्य? कि जब हमारी जीवा जो है दांत को स्पर्श करती है तो इसलिए इसे दंत्य व्यंजन कहा जाता है। तो अब देखिए हमने बात की कि जो 5 वर्ग उनमें संख्या कितनी? 25। 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन और 4 हमारे ऊष्म व्यंजन। अगर इनका कुल योग करें तो कुल योग कितना? 33। तो इस प्रकार से हमारे जो व्यंजनों की कुल संख्या होती है वह 33 होती है। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। ये हमें ध्यान रखना है। फिर हम बात करें इन व्यंजनों का वर्गीकरण, कि व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वह किस प्रकार रहता है। वर्गीकरण, व्यंजन का वर्गीकरण। देखिए व्यंजनों का हम वर्गीकरण करें तो सबसे पहले जो है बात आती है, नंबर 1 बात आती है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए उच्चारण स्थान जिस प्रकार हमने स्वरों का किया था कि उनका उच्चारण स्थान किस प्रकार रहता है, उसी प्रकार जो है व्यंजनों का वर्गीकरण भी जो है उच्चारण स्थान के आधार पर जो है किया जाता है।
तो देखिए सबसे पहले हम बात करें अपने क वर्ग की। क वर्ग, इसमें कौन कौन से व्यंजन शामिल? क, ख, ग, घ, ञ। तो देखिए जो क वर्ग है इसका जो उच्चारण स्थान है वह है कंठ। कौन सा? कंठ। कि जब हम क वर्ग का उच्चारण करते हैं जो ध्वनि है वह कहां से? कंठ से निकलती है। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? कंठ्य व्यंजन। कौन से? कंठ्य व्यंजन। फिर नंबर 2, दूसरा जो वर्ग है हमारा च वर्ग। च वर्ग में किस किस को शामिल करते हैं? च, छ, ज, झ, ण। तो देखिए च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह है तालव्य। कि जब हम च वर्ग का उच्चारण करते हैं तो जीवा जो है तालव्य को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। तालव्य व्यंजन। तीसरा जो हमारा वर्ग है वह है ट वर्ग। ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से शामिल हैं? ट, ठ, ड, ढ, ण। ट, ठ, ड, ढ, ण। तो इसके अंतर्गत इन्हें जो है इनका जो उच्चारण स्थान है वह है मूर्धन्य। कौन सा? मूर्धन्य। इन्हें कहते हैं मूर्धन्य व्यंजन। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी जीभ जो है मूर्धाभाग को स्पर्श करती है जब हम इनका उच्चारण करते हैं। अगला जो हमारा वर्ग है वह है ट वर्ग। ट वर्ग में किस किस को शामिल किया जाता है? त, थ, द, ध, न। इसका जो उच्चारण स्थान है वह है दंत्य। जब हम उच्चारण करते हैं तो जीवा जो है हमारी दांत को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? दंत्य व्यंजन। कौन से? दंत्य व्यंजन। फिर अगला जो हमारा वर्ग है वह है प वर्ग। प वर्ग। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इसका जो उच्चारण प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह है ओष्ठ्य। कौन से? ओष्ठ्य व्यंजन। तो हमें देखिए क्या होता है प वर्ग में कि जब हम प वर्ग का उच्चारण करते हैं अपने जो होठ जो है वह गोल होते हैं, और अगर किसी के होठ ना हो तो वह इसका उच्चारण नहीं कर सकता। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि क वर्ग में कौन से शामिल है और कंठ्य व्यंजन कौन से हैं। च वर्ग में कौन से शामिल है और तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं, क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर क्या होता है कि इनके अलावा कि हम क वर्ग की बात करें और कंठ्य व्यंजन की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है एक तो विसर्ग और एक है, इसे भी शामिल किया जाता है। क्योंकि जब भी हम विसर्ग का उच्चारण करेंगे और है का उच्चारण करेंगे तो जो ध्वनि जो है वह कंठ से निकलती है, इसलिए विसर्ग और है दोनों को कंठ्य व्यंजनों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। फिर जो हमारा च वर्ग है जो तालव्य व्यंजन है इसके अंतर्गत जो है य और श को शामिल किया जाता है। क्योंकि जब हम य का उच्चारण करते हैं तो कुछ मात्रा में जो है जीभ जो है तालव्य की तरफ जाती है, और श का भी जब हम उच्चारण करते हैं तो जीवा जो है तालव्य को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें भी जो है तालव्य व्यंजनों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। फिर अपना जो है ट वर्ग और मूर्धन्य व्यंजन, इसके अंतर्गत जो है र और श को भी शामिल किया जाता है। क्योंकि जब र का और श का उच्चारण करते हैं तो जीवा जो है मूर्धा भाग को स्पर्श करती है, इसलिए कुछ मात्रा में करती है, इसलिए इन्हें मूर्धन्य व्यंजनों के अंतर्गत शामिल किया जाता है उच्चारण स्थान के आधार पर। फिर त वर्ग की बात करें तो इसके अंतर्गत ये दंत्य व्यंजन है, और इसमें जो है ल और
श, इसे शामिल किया जाता है, क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं ल श का, तो जीभ जो है दांतों की तरफ जाती है, इसलिए इन्हें दंत्य व्यंजनों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। फिर पैवरक जो हमारा ओष्ठ्य व्यंजन है, इसके अंतर्गत जो है व को शामिल किया जाता है, क्योंकि जब हम व का उच्चारण करते हैं तो हमारे हाथों की आकृति जो है वह गोल होती है, इसलिए इसे ओष्ठ्य व्यंजन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब देखिए हम बात करें इनकी संख्या की, कि भाई इनकी संख्या कितनी है। कि जो उच्चारण स्थान के आधार पर हम बात करें कुल संख्या की, देखिए अगर हम विसर्ग को शामिल न करें, इसे विसर्ग को शामिल न करें, तब तो इनकी संख्या है 33। कितनी? 33। और यदि हम विसर्ग को शामिल कर लें तो इनकी संख्या हो जाती है 34। कितनी? 34। तो हमें यह ध्यान रखना है कि वो हमसे प्रश्न किस प्रकार पूछ रहा है। ठीक है, कि यदि हमें सिर्फ व्यंजनों की बात कर रहा है कि कुल व्यंजन कितने होते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर, तो कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। सिर्फ व्यंजनों की संख्या, यह ध्यान रखना है हमें। ठीक है, और मान लो अगर सीधा पूछा जाए कि उच्चारण स्थान के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए यहाँ जो है विसर्ग भी शामिल है। ठीक है, प्लस जो हमने पीछे बात की थी, जो हमारे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया था, जिसमें अ आ कंठ है, ई तालव्य है, तो उन्हें भी जो है हमें शामिल करना पड़ेगा। तो इस तरह जो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, फिर वह 44 हो जाएगी, क्योंकि सारे ही आ गए उसके अंतर्गत। तो 44 और प्लस विसर्ग भी आ गया। ठीक है, साथ में विसर्ग भी आ गया। तो बस यह हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमसे जो वह प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहा है। देखिए क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन शामिल है, इन्हें तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। च वर्ग में कौन कौन से शामिल है, ट वर्ग में कौन कौन से शामिल है, क्योंकि प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। कि भाई जो मान लो आपसे पूछा जाए कि आपका ढ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो ढ का उच्चारण स्थान है वह मूर्धन्य व्यंजन है। तो ये बात थी हमारी उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं नंबर 2, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर देखिए, स्वर तंत्री में कंपन के आधार का अर्थ क्या, कि जब व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है तो हमारे स्वर तंत्री में कंपन उत्पन्न होता है। जहां जहां जो हमारा उस उच्चारण स्थान है तो उसमें क्या होगा, कंपन होता है। उस आधार पर जो है इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में। तो पहला इसमें आता है स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, और दूसरा इसमें आता है सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। क्या होते हैं? अघोष और क्या होते हैं? सघोष। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि ये जो घोष है इसका अर्थ क्या है। घोष का अर्थ क्या है? घोष का अर्थ होता है गूंज या कंपन, गूंज या कंपन। तो अघोष जो शब्द बना है वह बना है अ प्लस घोष से, अ प्लस घोष से, और अ जो है हमारा उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग, जिसकी जो चर्चा है हम बाद में करेंगे। कि अ हमारा उपसर्ग है, अ का अर्थ होता है नहीं। क्या अर्थ होता है? नहीं। तो कहने का अर्थ कि जब हम स्वरों इन व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो हमारे स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है, तो उन्हें कहते हैं अघोष व्यंजन। क्या कहते हैं? अघोष व्यंजन। तो इसके अंतर्गत देखिए अघोष व्यंजनों के अंतर्गत किन्हें शामिल किया जाता है। अघोष के अंतर्गत जो है हमने अभी
वर्ग पढ़े हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। तो उसमें क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा कैसे? जैसे ये क वर्ग है, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब इनका पहला दूसरा, इनका पहला दूसरा का मतलब क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ। इन्हें जो है अघोष के अंतर्गत शामिल किया जाता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा किसके अंतर्गत आएंगे? अघोष व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और इनकी संख्या कितनी होगी? ये हो गए 10। ये भी हमें ध्यान रखना है। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन, संख्या कितनी? 10। फिर इसके अलावा अघोष के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? इनके अलावा जो है अघोष के अंतर्गत जो है हमारे जो श हैं 3, श, श, स, कौन कौन से? तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य। इन्हें भी जो है अघोष व्यंजनों के अंतर्गत शामिल किया जाता है, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता। तो अब इनकी संख्या कितनी होगी? कुल इनकी संख्या हो गई 13। तो यह बात समझ में आ गई होगी आपको कि अघोष का अर्थ होता है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्री में कंपन उत्पन्न नहीं होता, और इनके अंतर्गत जो है प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे व्यंजनों को शामिल किया जाता है। और इनके अलावा जो है हमारे तीनों जो श हैं, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, उन्हें भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। और इनकी जो संख्या होती है वह कितनी होती है? 13 होती है। आगे हम नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 जो है हमारा सघोष व्यंजन है। सघोष का अर्थ हो गया स उपसर्ग और घोष मूल शब्द। घोष का अर्थ हो गया गूंज। तो इसके अंतर्गत जो है हम बात करें तो दूसरी हम बात करें सघोष की, तो सघोष जो है स प्लस घोष से बना है, और इसका अर्थ होता है गूंज सहित। क्या होता है? गूंज सहित। यानी कहने का अर्थ कि जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारे स्वर तंत्री में क्या होगा? कंपन होगा। ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखिए किन्हें शामिल किया जाता है। इनके अंतर्गत जो है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। उसी प्रकार से यहाँ हमने बात की प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, और यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। कैसे? जैसे क वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा होगा? ग, घ, ञ। तो इसी तरह से सभी हमें वर्गों को देखना है। च वर्ग है, ट वर्ग है, ट वर्ग है, प वर्ग है। इनका तीसरा, चौथा, पांचवा किसके अंतर्गत आएंगे? सघोष के अंतर्गत आते हैं। इनके अलावा हम बात करें तो इनके अलावा जो है अंतस्थ व्यंजनों को शामिल किया जाता है। जिन्हें अंतस्थ व्यंजन किन्हें शामिल किया जाता है? अंतस्थ व्यंजनों को शामिल किया जाता है, जिनकी संख्या कितनी है? 4 है। फिर हम बात करें इसके बाद तो इसमें जो है को भी शामिल किया जाता है। किसे? है को भी। और जो हमारे सारे स्वर जो होते हैं, सभी जो स्वर हैं 11 के 11, वह भी कौन से होते हैं? वह भी सघोष व्यंजन होते हैं। तो अब देखिए हमें यहाँ यह बात ध्यान रखनी है कि यदि हमसे केवल सघोष व्यंजनों की संख्या पूछी जाए कि कुल सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तब तो हमें बताना है कितनी? 20 होती है। कितनी होती है? 20। क्योंकि 3 तो ये हो गए, 15 तो ये हो गए, 4 ये 19 और 1 ये 20। अगर हमसे यह पूछा जाए कि सघोष व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तब तो हमारा जवाब होगा 20 होती है। ठीक है। और यदि कुल सघोष वर्ण कितने होते हैं, तब हम इसमें
स्वर और शामिल कर लेंगे। क्या शामिल कर लेंगे? स्वर और शामिल कर लेंगे। तो इस आधार पर इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 31 हो जाएगी। ठीक है, ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि केवल सहघोष व्यंजनों की संख्या पूछी जा रही है तब तो हमारा जो जवाब होगा वह 20 होगा, और यदि कुल सहघोष वर्णों की संख्या पूछी जा रही है तो 31 होगा। ठीक है, तो ये थे स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। आगे देखिए, आगे हम बात करें नंबर 3। नंबर 3 जो है श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, या इन्हें हम कह देते हैं प्राणवायु। प्राणवायु के आधार पर। वैसे तो यह जो है विज्ञान का जो है शब्द है प्राणवायु, जो हम लोग जो है श्वास लेते समय जो है ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और छोड़ते समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन हमें यहाँ यह ध्यान रखना है कि क्या होता है श्वास मात्रा के आधार पर कि कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं कि हमारा जो है हवा जो है कम बाहर निकलती है, सांस कम बाहर निकलता है, और कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिसमें अधिक निकलता है। तो उस आधार पर जो है इन्हें भी दो भागों में बांटा जाता है श्वास की मात्रा के आधार पर। इसके भी दो भाग हैं। पहले होते हैं हमारे अलप प्राण। कौन से? अलप प्राण व्यंजन। दूसरे होते हैं महाप्राण। दूसरे महाप्राण। क्या है अलप प्राण और क्या है महाप्राण? देखिए, अलप का अर्थ होता है कम, और महा जैसे लग गया तो अधिक। तो हमें शब्दों को, अगर हम शब्दों को समझ जाते हैं तो इनका अर्थ भी समझ जाते हैं। कैसे? कि जब श्वास की मात्रा कम निकले तो उन्हें तो कहेंगे अलप प्राण व्यंजन, और जब अधिक निकले तो इन्हें कहेंगे महाप्राण व्यंजन। कौन से? महाप्राण व्यंजन। और अब देखिए अलप प्राण में कौन से शामिल है और महाप्राण में कौन कौन से शामिल है। तो अलप प्राण के अंतर्गत देखिए उसी प्रकार प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अलप प्राण व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। कैसे? हमने वर्ग पढ़े तो वर्ग में जैसे हम क वर्ग की बात करें क ख ग घ ञ, तो इसका पहला तीसरा पांचवा। इसी प्रकार से सभी वर्गों को हमें देखना है पहला तीसरा पांचवा। तो ये कुल कितने हो गए? 15। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे इनके अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो है अंतस्थ व्यंजनों को शामिल किया जाता है। किन्हें? अंतस्थ व्यंजनों को। अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं वह भी किसके अंतर्गत आते हैं? वह भी अलप प्राण व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। इनके अलावा जो है स्वर भी क्या है? अलप प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो अब हमें यह ध्यान में रखना है कि जो अलप प्राण है, अगर हमसे पूछा जाए केवल अलप प्राण व्यंजनों की संख्या, तो हमें क्या बताना है? अलप प्राण जो होते हैं वह 15 और 4 19। 19 जो है अलप प्राण व्यंजनों की संख्या होती है। अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा और अंतस्थ व्यंजनों को अलप प्राण व्यंजनों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नंबर 2, महाप्राण की बात करें तो महाप्राण जो है कौन से होते हैं कि जिसमें श्वास की मात्रा अधिक निकले उन्हें महाप्राण कहा जाता है। तो इसमें देखिए कौन कौन से शामिल? प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा।
प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन, दूसरा व चौथा व्यंजन। कैसे? जैसे हम बात करें क ख ग घ ञ, तो इसमें देखिए दूसरा चौथा ख और घ, इसे इस प्रकार हमें प्रत्येक वर्गों को ध्यान में रखना है और दूसरे और चौथे को ध्यान में रखना है। वो किसके अंतर्गत आएंगे? महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इनके अलावा इसमें जो है हमारे उसम व्यंजन है, उसम व्यंजन, इनको भी जो है महाप्राण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब इनकी संख्या पूछी जाए तो इनकी संख्या कितनी होगी? इनकी संख्या होगी 14। कितनी? 14। तो ये थे हमारे श्वास की मात्रा के आधार पर और प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए आगे हम बात करते हैं नंबर 4, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर सबसे पहले हमने बात की थी उच्चारण स्थान के आधार पर। उसका अर्थ यह था कि व्यंजनों का जो उच्चारण स्थान है वह कौन सा है। अब हम बात कर रहे हैं कि उच्चारण के आधार पर, कहने का अर्थ यह होता है कि जब जीवा जो है हमारे मुख अवयवों में किसी न किसी को जब स्पर्श करती है तो उस आधार पर जो है इन्हें उच्चारण स्थान के आधार पर इन्हें बांटा जाता है। कैसे? देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन, देखिए जब हमारी जीवा किसी न किसी मुख अवयव को स्पर्श करे तो उसे कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। और इसमें जो है इनकी जो संख्या होती है वह 16 होती है। कितनी? 16। और इसमें किस किस को शामिल किया जाता है? इसमें देखिए एक तो आपका कै वर्ग के 4, कै वर्ग के 4, टै वर्ग के 4, तै वर्ग के 4, पै वर्ग के 4 प्रत्येक जो हमारी ये 4 वर्ग हैं इनके 4 व्यंजनों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है स्पर्शी व्यंजनों के अंतर्गत। कि जब जीवा जो है किसी न किसी मुख अवयव को स्पर्श करे तो इसलिए इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 16 होती है। और ये इसमें जो है कै, टै, तै, पै वर्ग के 4 व्यंजनों को शामिल किया जाता है। इनकी संख्या हमें ध्यान में रखनी है। फिर नंबर 2 की बात करते हैं अपने। नंबर 2 होते हैं संघर्षी। संघर्षी, संघर्षी का अर्थ होता है कि जब हवा को जो है संघर्ष के साथ बाहर निकलना पड़ता है, जब हम इनका उच्चारण करेंगे और हवा जो है संघर्ष के साथ बाहर निकलती है तो इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। और इसके अंतर्गत जो है 4 व्यंजनों को शामिल किया जाता है। कितने को? 4 व्यंजनों को। कौन कौन से शामिल होते हैं? श, स, श, है। ये जो हमारे कुसुम जो व्यंजन है उनको संघर्षी व्यंजनों के अंतर्गत भी शामिल किया जाता है। फिर आगे हम बात करें नंबर 3, स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी का अर्थ कि साथ में तो जीवा जो है हमारे मुख के किसी अवयव को स्पर्श करेगी और साथ ही जो है हवा को जो है संघर्ष करना पड़ता है निकलने के लिए, तो इसलिए इन्हें स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। और इसमें जो है 4 व्यंजनों को शामिल किया जाता है। कितने को? 4 को। जो हमारा च वर्ग है, च वर्ग के जो 4 हैं उन्हें जो है स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। च, छ, ज, झ, ये 4 जो है हमारे कौन से हैं? स्पर्श संघर्षी हैं। फिर नंबर 4 की बात करें अपने, नंबर 4 होते हैं संघर्षहीन। संघर्षहीन, संघर्षहीन का अर्थ होता है कि जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो किसी भी प्रकार का हवा को जो है संघर्ष नहीं करना पड़ता, सीधे ही जो है हवा मुख से बाहर निकल जाती है, इसलिए इन्हें संघर्षहीन कहा जाता है। और इसमें जो है 2 व्यंजनों को शामिल किया जाता है। कितने को? 2 व्यंजनों को शामिल किया जाता है।
इसमें एक तो हमारा यह और एक हमारा वह, यह और वह को संघर्षहीन व्यंजनों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्या होता है कि यह और वह का जब हम उच्चारण करते हैं, क्योंकि ये अंतस्थ व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं, और ये क्या होते हैं, ये स्वर और व्यंजन के, स्वर और व्यंजन के मध्य के बीच के जो है व्यंजन है। जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो न तो स्वर की तरह न व्यंजन की तरह, मध्य का जब उच्चारण होता है तो इसके अंतर्गत, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और साथ ही इन्हें जो है अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। संघर्षहीन के अंतर्गत दो व्यंजनों को शामिल किया जाता है, यह और वह, और साथ ही इन्हें क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहा जाता है। नंबर 5 बात आती है, नंबर 5 होते हैं नासिक्य। कितने, कौन से? नासिक्य। नासिक्य व्यंजनों का अर्थ होता है कि जो ध्वनि है वह नाक से निकलती है, इसलिए इन्हें नासिक्य व्यंजन कहा जाता है। तो देखिए इसमें 5 व्यंजनों को शामिल किया जाता है। कितने को? 5 व्यंजनों को। जब हमने वर्ग पढ़े तो वर्गों के जो 5वां अक्षर है, यानी 5वां व्यंजन जो है, प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन जो है नासिक्य व्यंजनों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो हम बात करें कौन कौन से हैं वो, एक हमारा यह, एक हमारा यह, और एक हमारा अ, एक हमारा न, और एक हमारा म। ये जो 5 हैं ये नासिक्य व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। फिर नंबर 6 की बात करें हम, नंबर 6, नंबर जो 6 है वे हैं पार्श्विक व्यंजन। कौन से? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक का अर्थ होता है बगल, बगल या किनारा, बगल या किनारा। कि जब हम पार्श्विक व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हवा जो है जीभ के पार्श्व भाग से, यानी बगल के हिस्से से या किनारे के हिस्से से जो है बाहर निकल जाती है, इसलिए इसे जो है पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। वो इसमें जो है लय को शामिल किया जाता है, इसे लय को, इसकी संख्या 1। ये ध्यान रखना है कि पार्श्विक व्यंजन का अर्थ क्या होता है? जब जीवा के साइड से जो है हवा मुख से बाहर निकल जाती है, तो इसलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है और इसमें लय को शामिल किया जाता है। देखिए आगे हम बात करते हैं ताड़न जात उत्सिप्त व्यंजन की। इसका अर्थ यह होता है कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ जो है झटके से नीचे गिरती है, इसलिए इन्हें ताड़न जात उत्सिप्त व्यंजन कहते हैं। इसमें जो है 2 व्यंजनों को शामिल किया जाता है, एक तो अड़ और एक ढ। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो शुरू में जो है ए ध्वनि उच्चरित होती है, यह जो है अड़ और ये अढ़, अड़ अढ़, और जीभ जो है झटके से नीचे गिरेगी, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? ताड़नजात उत्सिप्त व्यंजन। और इनकी जो संख्या होती है वह 2 होती है। कितनी? 2। फिर नंबर 8 की बात करते हैं हम। नंबर 8 होता है प्रकंपित। कौन से? प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन क्या होते हैं? प्रकंपित व्यंजन, देखिए जब जीवा को जो है 2-3 बार कंपन करना पड़े, जीवा को 2-3 बार कंपन करना पड़े, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। और इसमें एक व्यंजन को शामिल किया जाता है, वह है हमारा र। कौन सा? र। र का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा जो है 2-3 बार कंपन करती है। तो ये थे दोस्तों उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, संघर्षहीन, नासिक्य, पार्श्विक, ताड़नजात, और इनकी जो है सभी की हमें संख्याओं को ध्यान में रखना है। अब देखिए हमने
व्यंजनों का वर्गीकरण कर लिया। अब हम बात करते हैं कुल वर्णों की संख्या की। कुल वर्ण, देखिए पिछली वीडियो में हमने स्वर की बात की थी कि स्वरों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, 11 होती है। तो सबसे पहले हम बात करें स्वर। स्वर कितने, 11। और फिर हमने आज बात की व्यंजन। व्यंजन कितने, 33। व्यंजन कितने, 33। फिर इनके अलावा जो है हमारे पास उत्सिक्त व्यंजन। कौन से, उत्सिक्त व्यंजन कितने आए, 2। फिर हमारे जो है आगे एक अनुस्वार है हमारे पास, अनुस्वार, एक विसर्ग, विसर्ग एक, और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन 4। तो कुल संख्या कितनी, 52। अब हमें यह ध्यान में रखना है कि हमसे स्वर की संख्या पूछी जाए। स्वर कितने होते हैं, 11। व्यंजन कितने होते हैं, 33। उत्सिक्त व्यंजन कितने, 2। अनुस्वार 1, विसर्ग 1, संयुक्त व्यंजन 4। कुल संख्या, वर्णों की कुल संख्या 52। और यदि हमें यह पूछा जाए कि वर्ण कितने होते हैं, तो वर्ण होते हैं 44। कितने, 44। हमारी जो देवनागरी लिपि है और हमारी जो हिंदी भाषा है उसके अंतर्गत इन्हें भी शामिल किया जाता है। तो इस आधार पर जो है इनकी जो संख्या हो जाती है वह 52 हो जाती है। फिर हम बात करें संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। आगे हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की जो हमारी हिंदी में संयुक्त व्यंजनों को शामिल किया गया है वह कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए, एक तो आपका श, एक त्र, एक ज्ञ और एक श्र। इन 4 व्यंजनों को हमारी हिंदी में शामिल किया गया है। तो इसका जो श का जो रूप बनता है वह बनता है क श से, क प्लस श से। त्र का जो रूप बनता है वह बनता है त प्लस र से। और ज्ञ का जो रूप बनता है वह बनता है ज प्लस ञ से। और श्रय का जो रूप बनता है वह बनता है श प्लस र से। तो इस तरह जो है इनका रूप होता है, चारों जो हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। फिर देखिए आगे हम बात करें कि जो हमारी हिंदी में जो है कुछ आगत वर्ण को भी शामिल किया जाता है जो अरबी फारसी भाषा से आए हुए हैं। कि हम लोग, आपको यह पता होगा कि जो अरबी फारसी हम भाषा के जो शब्द हैं या जो अरबी फारसी के व्यंजन हैं हमारी हिंदी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, क्योंकि भाषा जो है परिवर्तनशील है। हमने पहले वीडियो में भी यही बात की थी कि कुछ व्यंजन जो है दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं, तो इसलिए इन्हें भी जो है हमारी हिंदी में शामिल किया गया है। तो इनकी जो संख्या है वह 5 है। कितनी, 5। कौन कौन से हैं, क, ख, ग, ज, फ। ये जो 5 जो है हमारे अरबी फारसी के व्यंजन हैं जिन्हें हमारी हिंदी के अंतर्गत शामिल किया गया है। इनका भी हमें ध्यान रखना है कि 5 कौन कौन से जो आगत वर्ण हैं, आगत व्यंजन हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमने बात की आज व्यंजनों की कि व्यंजन कहते किसको हैं और व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है और कुल वर्ण कितने होते हैं और उनकी संख्या किस प्रकार रहती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।